गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड में प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत सेकेंड और पार्ट है वेब शासक व इमारतें पार्ट 5, ठीक है। और आज हम लेके आए हैं आपके सामने शाहजहाँ के बारे में। पहले भी हमने जानकारी प्राप्त की, उसके आगे और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि अकबर के शासनकाल में कई वास्तुकलात्मक नवाचार हुए, नए नए प्रयोग हुए और इसकी प्रेरणा हुमायूं ने भी ली। तैमूर और अकबर ने इस प्रकार अपने पूर्वजों से प्रेरणा ली और ये हुमायूं के मकबरे में इस प्रकार की वास्तुकला का परिणाम देखा गया था, जिसमें कि पहली बार केंद्रीय गुंबद जो कि बहुत ऊंचा होता है और ऊंचे मेहराब जिसे हम पिस्तक कहते हैं, ये मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बने थे। इसका निर्माण 8 स्वर्गों यानी कि हस्त बिहस्ती की परंपरा से हुआ था, ठीक है ना। फिर शाहजहाँ के काल में चिहिल सुतून यानी कि 40 खम्भों एक सभा भवन भी बनाया गया था और एक किबला जो कि नमाज के दौरान मुसलमानों को उनके सामने बैठना पड़ता है। कहते हैं कि राजा साहब जब दरबार चलाते हैं तो सभी उनके सामने मुंह करके बैठते हैं। शाहजहाँ ने एक पितरा दूरा जो कि उत्कीर्ण संगमरमर और बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाया गया एक सुंदर अलंकृत नमूना जो कि पितरा दूरा है। यहाँ पे एक यूनानी देवता है आर्फियस को भी बताया गया। और 4 बाग की योजना से नदी तट ये योजना भी बनेगी। शाहजहाँ ने ताजमहल बनाए जो कि यमुना नदी के किनारे बनाया गया। इसके आगे आज हम लेके आए हैं यमुना नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहाँ ने इस वास्तुकला रूप को विकसित किया। अभिजात यानी कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग शाहजहाँ में दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसे शाही महल कहते हैं, जो कि नदी पर स्थित है, ठीक है। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दाराशिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी। शाहजहाँ के बड़े बेटे का क्या नाम था? दाराशिकोह। दाराशिकोह उनके बड़े बेटे का नाम था। वो ही नदी तट पर विशिष्ट कृपा से महल बनाया। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। बाकी जो दूसरे थे ना, जिन पर विशिष्ट कृपा होती थी, वो नदी तट पर घरों का निर्माण कार्य करवा सकता था, नहीं तो यमुना नदी से दूर किसी शहर में उनको करवाना पड़ता था। क्षेत्र व साम्राज्य। अब देखिए क्षेत्र और साम्राज्य में क्या था कि 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो देखिए उस समय क्या हुआ कि कई ऐसे क्षेत्र बन गए जो कि विचारों का आदान प्रदान करते थे। विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान होता था। एक क्षेत्र की परंपरा दूसरे क्षेत्र पर अपनाई गई। अब जो विजयनगर है वो विजयनगर कहाँ है? कर्नाटका, ठीक है ना। और कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है, ठीक है। विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर विजयनगर में राजाओं ने किसका निर्माण कराया? गजशालाओं का, ठीक है ना। और बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का भी बहुत प्रभाव पड़ा।
अब जो बीजापुर है वो कहाँ है? कर्नाटका, ठीक है। और गोलकुंडा कहाँ है? हैदराबाद में, हैदराबाद में। पता ना है हैदराबाद किसकी राजधानी 2024 तक? आंध्रा की, आंध्रा की राजधानी। और 2024 के बाद आंध्रा की राजधानी बनेगी अमरावती, ठीक है। जैसे आसपास की सल्तनत की वास्तुकला शैली का बहुत प्रभाव पड़ा। मथुरा के निकट, अब मथुरा कहाँ है? यूपी में। कहाँ है? यूपी में। और यूपी की राजधानी कौन सी है? लखनऊ, ठीक है। मथुरा के निकट वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तु कलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी यानी आगरा के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से जो वास्तुकला है वो जो मथुरा के निकट वृंदावन में बने मंदिरों से मिलती जुलती थी। वृंदावन से गोविंद देव जी के मंदिर का अंदरूनी भाग कब बना? 1590 में। देखिए बच्चों, जो मथुरा है वो कहाँ? यूपी में। यूपी की राजधानी लखनऊ। यूपी के मथुरा के निकट वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा में, जो कि मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। कहाँ की शैली? मथुरा के निकट वृंदावन में बने मंदिरों की शैली, ठीक है ना। और वृंदावन से गोविंद देव जी के मंदिर का अंदरूनी भाग 1590 में बना। इस मंदिर का निर्माण किया गया था कब? 1590 में। अब देखिए, लाल बलुआ पत्थर से वह दो प्रतिच्छेदी, अब ये प्रतिच्छेदी होती है कि जो एक दूसरे को काटती है, दो प्रतिच्छेदी मेहराबों, ये मान लो ये मेहराब है, ठीक है ना। ये इस प्रकार मेहराब है, और मेहराबों में ये इस प्रकार ये एक दूसरे को काट देती है, जिसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और ये मेहराबों पर ये इस प्रकार के लाल बलुआ पत्थरों से ये प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी मेहराबों के ऊपर। इनकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण भी किया गया था, ठीक है ना। अब देखिए, वास्तुकला की ये शैली उत्तर पूर्वी ईरान, अब उत्तर पूर्वी जो ईरान है, ठीक है ना, ईरान और इराक आपने शायद नाम सुना होगा, ठीक है ना। उत्तर पूर्वी ईरान को हम खुरासान का क्षेत्र भी कहते हैं। से आई फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया। और ये जो वास्तुकला की शैली कहाँ से आई थी? उत्तर पूर्व ईरान से। और ईरान की राजधानी बताओ, देखें कौन सी है? तेहरान। जिसको खुरासान का क्षेत्र भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये वास्तुकला की जो शैली है ना, वो उत्तर पूर्वी ईरान से आई, जो कि वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर के अंदरूनी भाग में बनेगी, जो कि इसकी मिलती जुलती फतेहपुर सीकरी के महलों पर भी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार वहाँ ये शैली और विचारों का आदान प्रदान भी किया गया था। इसके आगे देखिए बच्चों कि मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली
फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती है। उदाहरण के रूप में देखें कि बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण भी करवाया। और बंगाल में स्थानीय शासकों ने छत का निर्माण ऐसे कराया जैसे कोई छप्पर की झोपड़ी हो। छप्पर की झोपड़ी का मतलब है घास फूस की बनी हुई होती है ना, घास फूस की झोपड़ी, ऐसे दिखने वाली छत का निर्माण भी कराया। कहाँ के शासकों ने? बंगाल के शासकों ने। बंगाल मुगलों का यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला का प्रयोग किया। इसमें बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला का प्रयोग किया गया। अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का, ठीक है ना। अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का। और अकबर के पुत्र का क्या नाम था? जहांगीर। अकबर की राजधानी कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। तो अकबर की जो राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव भी दिखाई देता है। तो इस प्रकार विशाल साम्राज्यों के निर्माण विभिन्न क्षेत्रों व उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों और वास्तुकलात्मक शैलियों के परसंचन में भी मदद मिली। तो इस प्रकार देखा गया कि वो किस प्रकार इन्होंने अपना कार्य किया। तो 18वीं शताब्दी में मुगल शासकों की सत्ता में धूमिल हो जाने के बाद उनके आश्रय में विकसित वास्तुकला शैली निरंतर प्रयोग में रही। अन्य शासकों ने भी जब भी स्वयं के राज्यों को स्थापित करने का प्रयास किया तो यह शैली अपनाई। तो इस प्रकार वो उसका आदान प्रदान होता रहा और वो आगे बढ़ती रही, ठीक है ना। तो अब देखिए, और फतेहपुर सीकरी में भी जोधाबाई महल का विस्तार किया गया और इसमें कई अलंकृत स्तंभ भी बनाए गए। अब देखिए आसमान छूते चर्च। इसमें क्या है कि 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू किए गए। फ्रांस की जो राजधानी है वो कौन सी है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। और अगर पूछा जाए कि यूरोप की राजधानी, ये रूस की राजधानी मॉस्को, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, रूस की राजधानी मॉस्को, ठीक है ना। तो 12वीं शताब्दी में फ्रांस में क्या कि जो प्रारंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। चर्च बनाए गए। ईसाइयों का धार्मिक स्थल कौन सा होता है? चर्च होता है। और उनकी मुख्य पुस्तक का क्या नाम होता है? बाइबल। ध्यान रखना है। वास्तुकला की यह शैली गॉथिक नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? गॉथिक। क्या कि भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास किए जाते हैं और वास्तुकला की यह शैली गॉथिक नाम से जानी जाती है। गॉथिक, मान लो पूछे कि गॉथिक क्या होती है, कि ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण किए जाते हैं
और इसमें नुकीले ऊंचे मेहराब रंगीन कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये गौथिक शैली होती है। नुकीले ऊंचे मेहराब होते हैं, रंगीन कांच का प्रयोग होता है और बाइबिल के दृश्यों का चित्रण और उड़ते हुए पुश्ते भी बताए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो गौथिक नाम से शैली बनाई जाती है उस शैली की विशेषता क्या है वो देखते हैं। अब उस शैली की विशेषता क्या है कि नुकीले ऊंचे मेहराब होते हैं, नुकीले ऊंचे मेहराब होते हैं, रंगीन कांच का प्रयोग किया जाता है। कांच भी जो होता है रंगीन कांच होता है उसका प्रयोग किया जाता है जिससे कि दिखने में बहुत सुंदर लगे और लाइट में उसकी रोशनी भी बहुत अच्छी होती है। और प्राय बाइबिल, अब ये ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक है, ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक का नाम है, धार्मिक पुस्तक का नाम है बाइबिल। ठीक है, प्राय बाइबिल के लिए किए गए दृश्यों का चित्रण है तथा उड़ते हुए पुश्ते भी दिखाए जाते हैं। और दूर से देखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। अब दूर से ऊंची ऊंची जो मीनारें दिखाई देती है और घंटियाँ जो दिखाई देती है जो बुर्ज में, बाद घंटी वाले बुर्ज और बाद में चर्च से ये जुड़े। ठीक है ना बच्चों, तो इस प्रकार हमने देखा कि 12वीं शताब्दी में कई आसमान से ऊंचे ऊंचे भी, और इसमें पेरिस का इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, पेरिस का नोट्रे डम चर्च है। ठीक है ना, तो अब आपको इस प्रकार वीडियो को बार बार सुनना है। आप अच्छी तरह से 2 बार 3 बार सुनोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और इसमें आप अच्छी तरह से सुन करके प्रश्नों के अच्छी तरह से उत्तर दे सकते हो। और ध्यान से सुनना है, वीडियो को सुनते समय इधर उधर ध्यान नहीं लगाना है, ध्यानपूर्वक सुन करके ही कार्य को पढ़ना है। ठीक है ना, और आप ये जो प्रश्न है इनको अच्छी तरह से पहले वीडियो को सुना 2-3 बार, सुनने के बाद इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है ना, ये जो प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहे हैं इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना है। प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले तो जो कॉपी उसके ऊपर नाम लिखना है। ठीक है ना, नाम लिखने के बाद क्या करना है कि डेट लगानी है। डेट लगाने के बाद पेज नंबर नहीं लगे, पेज नंबर लगा देना। उसके बाद आपको पहला प्रश्न पढ़ा, प्रश्न पढ़ने के बाद उस प्रश्न का उत्तर देना है और जो एक लाल कलर की लाइन होती है उसको हाशिया कहते हैं, उस तरह आपको प्रश्न की संख्या लगानी है और उस तरफ ही उत्तर लिख करके उत्तर लिखा, फिर उसका वीडियो को सुन करके उत्तर लिखा और लाइन खींची। इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर आपको ढंग से देने हैं और राइटिंग आपको अच्छी रखनी है। राइटिंग अच्छी रखोगे तो आपकी आगे जाके राइटिंग खराब नहीं होगी। ठीक है ना, तो फिर आपको लगता है कि हम वीडियो का लाभ रोज़ ले रहे हैं, है ना, वीडियो सुनते हो ना, सारी वीडियो कितना आपको अच्छा लगता है और कितने सारे नॉलेज भी मिलते हैं आपको। समय आपके पढ़ाई भी हो रही है, समय पर आप कार्य भी कर रहे हो, तो क्यों नहीं
आप इस वीडियो का लाभ ले रहे हो और जो नहीं ले रहे उनको भी कहें और कंटिन्यू प्रेजेंट रहें, अच्छी तरह से कार्य करें। तो प्लीज़ आप जो वीडियो का लाभ ले रहे हैं तो आप अपनी जिनकी भी बकाया फ़ीस हैं वो बकाया फ़ीस स्कूल में जाके जमा कराएं। प्लीज़ ध्यान रखें उसका, और इस प्रकार आप कार्य करोगे सबको अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू।